आज बात करेंगे एक ऐसे लॉ के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत बार पहले भी न्यूज में सुना होगा, बट कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग कई बार नहीं रहती। आज उसी पहलू को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 न्यूज में चल रहा है। आपने हिंदू में भी ऐसा बड़ा एडिटोरियल पीस देखा होगा। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले तो यूएपीए होता क्या है? यूएपीए स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब ये जो यूएपीए है, इसके अंदर हमने इसके बारे में बात क्यों करनी है? वाई इज सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 मेंशन्ड हियर? क्योंकि सेक्शन 43 सब क्लॉज 5 में बेल प्रोविजंस मेंशन्ड हैं अंडर यूएपीए। नाउ एक चीज मैं पहले आपसे क्लैरिफाई कर दूं, यूएपीए एक एंटी टेरर लॉ है इंडिया का, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर जो अपराध हैं वो अपराध जाहिर सी बात है बहुत रेगुलर क्राइम्स के अलावा बहुत गंभीर क्राइम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो हेंस गवर्नमेंट ने जो लॉज जिस प्रकार से यूएपीए को डिजाइन किया है वो बाकी क्राइम्स से अलग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। नाउ यूएपीए की जब भी बात करें, आप एक सिंपल सवाल बहुत बार सुनते होंगे न्यूज में या फिर एडिटोरियल्स में। एक सवाल उठाया जाता है कि अगर एक आम नागरिक है, अगर एक इंसान है जिसने कोई क्राइम किया, तो नॉर्मल भाषा में क्राइम करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अगर वो इंसान पकड़ा जाए, जैसे ही पकड़ा जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंसान लगभग बेल बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। बेल इज द रूल, राइट? जेल इज द एक्सेप्शन। हम इस पर्टिकुलर नॉर्म को बहुत लंबे अरसे से सुनते आए हैं कि बेल हर एक इंसान को मिल सकती है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि उसको बेल मिल जाए। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि यूएपीए के अंदर बेल मिलना उतना आसान नहीं है। तो इस वीडियो में हमने यही समझना है कि यूएपीए में बेल प्रोविजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या सोच विचार हैं। कुछ ऐसे नए केसेस सामने आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट्स दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ वर्डिक्ट्स, कुछ केसेस को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि यूएपीए के अंदर बेल मिलना इतना चैलेंजिंग क्यों होता है और किस प्रकार करंटली यूएपीए के अंदर सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार केसेस को देख रही है, बेल प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर रही है, कैसे इंटरप्रेट कर रही है और किस प्रकार की जजमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव जीएस3 इंटरनल सिक्योरिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आने का पूरा चांस है। सो वेलकम टू दिस वीडियो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले सबसे बेसिक बात करना जरूरी है। कुछ बच्चे होंगे यहां पर जो ये वीडियो शायद पहली बार देख रहे होंगे या यूएपीए का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। उनके मन में सवाल आएगा कि सर यूएपीए होता क्या है? उसके प्रोविजंस के बारे में चर्चा बाद में कर लेंगे, बट सबसे बड़ा सवाल यूएपीए है क्या? तो बच्चे, यूएपीए एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा एक तरह से रूल है, आप मान सकते हैं, जिस रूल के थ्रू, जिस लॉ के थ्रू हम अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम एक इफेक्टिव मैकेनिज्म देते हैं टू प्रिवेंट सर्टेन काइंड ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज चाहे इंडिविजुअल्स करें, चाहे कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन करे, हर प्रकार के ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए यूएपीए बनाया गया। अब यूएपीए एक पहला लॉ नहीं है टेरर को कंट्रोल करने का, टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का। इससे पहले 2 लॉज आ चुके थे। एक था, आपने इसके बारे में सुना होगा, टाडा और पोटा। टाडा एंड पोटा जब दोनों ही रिपील हो गए तो इनके जितने भी प्रोविजंस थे वो सारे के सारे प्रोविजंस अल्टीमेटली यूएपीए के अंदर मर्ज कर दिए गए और आज की डेट में इंडिया के अंदर यूएपीए ही सबसे इंपॉर्टेंट एंटी टेरर लॉ एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई भी इंसान टेरर एक्टिविटी से जुड़ा है, किसी भी इंसान के ऊपर टेरर एक्टिविटी करने का दावा है, किसी के पास कोई एविडेंस है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर केस होगा तो उसके ऊपर यूएपीए का एक्ट लागू होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट? अब ये करता क्या है एक्ट? ये इनिशियली जब बनाया गया था उस समय पर इसका नाम अनलॉफुल एक्टिविटीज रखा गया, बट उस टाइम पर इसके अंदर टेरर की बातचीत नहीं ऐड करी गई थी। अभी मैंने बताया कि टेरर की बातचीत कब ऐड हुई? जब टाडा पोटा दोनों ही नहीं रहे, तो इन दोनों के प्रोविजंस, जो टेरर रिलेटेड प्रोविजंस थे, वो यूएपीए के अंदर ऐड कर दिए गए। इस पर्टिकुलर एक्ट को एक नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल टाइम्स बार बार इसको चेंज किया गया है। बार बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे कि 2004 में अमेंडमेंट हुई, 2008 में अमेंडमेंट हुई, 2012 में अमेंडमेंट हुई। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इस एक्ट के अंदर हुई है आज तक, वो हुई है 2019 में। अब यहां तक आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यूएपीए होता क्या है, राइट? अब यूएपीए के अंडर प्रोविजंस क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीजें यूएपीए किस प्रकार के राइट्स रखता है, किस प्रकार के लॉ की बात यहां पर हो रही है। सबसे पहली चीज, अगर किसी इंसान के अंदर या किसी इंसान के ऊपर यूएपीए लगाया जाए तो उस इंसान को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। बहुत समय तक
यूएपीए के अंडर इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने का कोई भी प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करता था। बट 2019 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई। सरकार ने बोला कि अंडर यूएपीए ऑर्गेनाइजेशन को तो हम अनलॉफुल बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को तो टेररिस्ट और टेरर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, बट 2019 से पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता था। इसका मतलब इंडिविजुअल हमेशा फ्री रहा करता था, इंडिविजुअल कभी भी किसी प्रकार भी अपने आप को बचा सकता था। बट जैसे ही 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स हुए, मुंबई टेरर अटैक्स के बाद ये प्रोविजन में चेंजेस आने शुरू हुए एंड 2019 में फाइनली हमने एक अमेंडमेंट करी, जिस अमेंडमेंट के बाद इस पर्टिकुलर यूएपीए एक्ट में आज की डेट में इवन इंडिविजुअल्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट्स। तो आज की डेट में चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, दोनों को ही यूएपीए टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेरर इंडिविजुअल घोषित कर सकता है। दिस इज समथिंग विच हैज चेंज्ड। और यूएपीए के अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की, कि टेररिस्ट एक्ट किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। कोई इंसिडेंट हुआ, कोई अटैक हुआ, तो वो क्या अटैक टेररिस्ट एक्ट है या नहीं है, वो किस प्रकार देखा जाएगा, किस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाएगा, एज पर द डेफिनेशन मेंशन्ड अंडर यूएपीए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यूएपीए में देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये नॉर्मल क्राइम्स से कुछ हटके क्राइम्स के लिए है जो लार्जर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर ज्यादा बेहतर और ज्यादा लंबी डिटेंशन की पावर्स हैं, ज्यादा स्ट्रिंजेंट इन्वेस्टिगेशन की पावर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नॉर्मल क्राइम देखते हो तो नॉर्मल क्राइम में चार्जशीट फाइल करने में कोर्ट की मदद से लगभग 90 दिन का टाइम दिया जाता है। 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। उसके बाद जो ट्रायल प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, बट 90 दिन का टाइम मिलता है एक नॉर्मल क्राइम में। बट वही टाइम इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर वही टाइम को एक्सटेंड करके 180 दिन कर दिया है। मतलब अगर आपने किसी इंसान को गिरफ्तार किया जो टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है, तो आप उसको 180 दिन के लिए तो जेल में रख ही सकते हो। उस प्रोसेस, उस समय पर उसकी चार्जशीट फाइल कर सकते हो, तो 180 दिन बिना चार्जशीट के भी इंसान को रखा जा सकता है जेल के अंदर। और जैसे ही 180 दिन का टाइम पूरा हुआ, उससे पहले पहले आपको चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर 180 दिन का टाइम पीरियड किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाया, चार्जशीट नहीं फाइल हो पाई और 180 दिन निकल गए, तो 180 दिन के बिल्कुल अगले दिन ही जो वो इंसान होगा वो बेल क्लेम कर सकता है, ऑटोमेटिक बेल। सो इन दैट केस 180 डेज का यहां पर एक्सटेंशन हमें देखने को मिलती है। एक्सटेंडेड डिटेंशन का पीरियड नॉर्मली 90 दिन का होता है, यूएपी में कितना होता है, 180 दिन का। एक और प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में एक्चुअली में आज की ये वीडियो जिसके अराउंड पूरी घूमती है, और वो क्या प्रोविजन है कि यूएपीए के अंदर बेल मिलना आसान नहीं है, बेल मिलना बहुत चैलेंजिंग है। नॉर्मली हम क्रिमिनोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग में इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमेशा ये बात करते हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बट अगर यूएपीए की धारा आपके ऊपर लगे, देन फॉर यू इवन बेल इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू गेट। हालांकि बेल इज द रूल, बट यहां पर चीजें ट्विस्ट हो जाती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों करे गए हैं इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे कई बार इसका रैशनल नहीं समझ पाते और सिर्फ इसका रट्टा लगाने के लिए चलते हैं। देखिए, बेल मिलना क्यों मुश्किल है, क्योंकि माना जाता है कि इस पर्टिकुलर क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के ऊपर अगर हम उनके बारे में बात करें तो वो काफी खतरनाक लोग हैं। वो अगर बेल पे बाहर गए तो ऐसा भी हो सकता है वो इंडिया से बाहर चले जाएं, नेपाल के रास्ते से या बांग्लादेश के रास्ते से या म्यांमार के रास्ते से उनको कोई सपोर्ट करे और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट उनकी करवा दे और यहां से वो लोग भाग जाएं। दूसरा डर क्या है? दूसरा डर ये है कि बाहर निकलें और एविडेंस से टैंपर करना ना शुरू कर दें। तीसरा डर क्या है कि ऐसा ना हो कि बाहर निकलें और वो किसी फॉरेन कंट्री से फंडिंग लेकर किसी प्रकार नकली पासपोर्ट, नकली आइडेंटिटी क्रिएट करके भाग जाएं। इन दैट केस बेल रिस्ट्रिक्शन यहां पर इंप्रूव्ड या ज्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, ये शुरू से माना गया है, क्योंकि ये नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये नेशनल क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस हैं, और ये स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस किस सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 43D सब क्लॉज 5, विच इज अमंग द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। आखिरी चीज ये है कि यूएपीए के जो भी केसेस होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पावर दी गई है एक अलग से बॉडी को, जिस बॉडी का नाम है NIA या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जो भी केसेस यूएपीए के अंदर रजिस्टर होंगे, उन सब केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन किसकी जिम्मेदारी होगी? वो जिम्मेदारी होगी NIA की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 90% बच्चे मिस कर देते हैं, अगर यूएपीए की बात करें, यूएपीए एक ऐसा एक्ट है इंडिया के अंदर जिसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी
भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर इंडिया में किसी ने कोई क्राइम किया जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी थी, इंडिया में कैरी आउट करी और कैरी आउट करके इंसान बाहर भाग जाता है, तो अगर इंसान बाहर भाग जाता है तो एनआईए के पास विद द हेल्प ऑफ यूएपीए ये पावर है कि वो बाहर जाकर भी उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्राइम जो भी हुआ इंडिया के अंदर हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी जो भी हुई इंडिया के अंदर हुई, बट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी इस पर्टिकुलर लॉ की भी है। इसका मतलब इवन ऑन फॉरेन सॉइल द laws or the sections of UAPA will be applicable, which make this a very interesting act in itself। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है? स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन है, बेल मिलना आसान नहीं है। नॉर्मल क्रिमिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग में बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यहां पर उल्टा है। तो उल्टा क्यों है? उल्टा है सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 की वजह से। अब क्यों मुश्किल है बेल मिलना, इसको समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। देखिए 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐड किया गया, सेक्शन 43D सब क्लॉज 5। सेक्शन 43 सब क्लॉज 5 बात करता है बेल कंडीशंस की, कि भाई अगर बेल मिलनी है तो बेल मिलना आसान नहीं है, कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी? मान के चलिए चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होती है और जज साहब चार्जशीट पढ़ते हैं। चार्जशीट पढ़ने के बाद जो उनका पहला रिएक्शन होगा, अगर उनको ऐसा लगता है चार्जशीट पढ़ के कि जो इस पर्टिकुलर चार्जशीट में जिस प्रकार डिटेल मेंशन्ड है उस प्रकार ऐसा लगता है कि ये इंसान वाकई में ही गलत है, वाकई में ही इसने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में रोल प्ले किया होगा। अगर जज कन्विंस्ड है कि चार्जशीट पढ़ने के बाद या केस डायरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये जो एक्यूजेशन इसके ऊपर लगाई गई है ये प्राइमा फेसी सच है, प्राइमा फेसी ट्रू है, देन ऑन दोज ग्राउंड्स आप उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं। देखिए 180 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होगी। 180 दिन की चार्जशीट के बाद जो भी चार्जशीट जज साहब के पास जाएगी कि सर देखिए जी इन्होंने ये सब किया है, अब आप बताइए इनका अंडर ट्रायल प्रोसेस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर कंडीशन क्या है? अगर जज चार्जशीट पढ़े, केस डायरी रिपोर्ट पढ़े और जज कन्विंस हो जाए कि ये सब कुछ जो इसमें मेंशन्ड है इस इंसान ने वाकई में ही ऐसा किया होगा, इफ द जज इज कन्विंस्ड दैट द एक्यूजेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू, ही हैज ऑल द राइट टू डिनाई बेल। राइट, तो प्राइमा फेसी एविडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर यूएपीए के केस में, यूएपीए के लॉ में नॉर्मल रूल रिवर्स हो जाता है। जनरली क्या होता है? बेल इज द रूल and jail is the exception। यहां पर mentioned है bail is generally the rule and jail is the exception, but under UAPA bail is barred, bail नहीं मिलती आसानी से unless the court positively finds that accusations are not true। अगर चार्जशीट पढ़ने के बाद भी जज को ऐसा महसूस हो कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ये सच नहीं है, तब जाकर जज कन्विंस हो जाता है। अगर 120% ओनली देन ही कैन ग्रांट बेल, जो कि ज्यादातर बात किसके पे आ जाएगी जज के ऊपर। और मुद्दा किस चीज का होगा? नेशनल सिक्योरिटी का। मुद्दा किस चीज का होगा? टेररिज्म का। ऐसे केसेस में यूजुअली आप बेल नहीं दे पाते और बेल नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या है उसको समझने के लिए कुछ केसेस की बात करनी पड़ेगी जो अभी न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा खबरों में है। पहला केस इसके बारे में बात करूंगा वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब केस, 2021 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है। अब वर्डिक्ट क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। नजीब बेसिकली एक एक्यूज्ड इंसान है जिनको केरला के अंदर पकड़ा गया और इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। अब यूएपीए लगने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर इनकी चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद इनको लगभग 5 या 5.5 साल तक जेल में रखा और जेल में रखने के बाद जब इन्होंने बेल की पिटीशन जज साहब के सामने रखी तो जज साहब ने बोला कि देखो 5-5.5 साल हो चुके हैं, अब इतना भारी लंबा समय हो चुका है, अभी भी बहुत सारे विटनेसेस की एग्जामिनेशन पेंडिंग है, इसका मतलब अभी भी केस लंबा चलेगा। 5.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और 5.5 साल के बाद भी शायद हो सकता है 3 से 4 साल और लग जाएं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए 3 जज बेंच, जिसके अंदर 3 जजेस एनवी रमन्ना, सूर्यकांत एंड अनुराधा बोस, इन तीनों ने केरला हाईकोर्ट में एक वर्डिक्ट दिया। इस वर्डिक्ट में क्या बोला कि भाई यूनियन की और एनआईए की जो अपील है कि इनको जेल में रखा जाए और इनकी बेल कैंसिल कर दी जाए, हम उसको खत्म करते हैं, खारिज करते हैं। इसका मतलब हम नाजीब को बिल्कुल बेल देंगे क्योंकि 5.5 साल हो चुके हैं।
अभी तक प्रूव नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, अंडर ट्रायल है, सजा अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि यूएपीए लगा है, उसके बावजूद 5.5 साल तक इंसान जेल में रह चुका है और अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए का जो सेक्शन 43 है, 43D सब क्लॉज 5 है, उसको नजर में रखते हुए यह बोला कि भाई इतने लंबे समय तक आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कुछ भी नहीं बट ये प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है एंड ये डिलेड ट्रायल का मुद्दा है। इसमें उस इंसान की गलती नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी खिंच रही है। आप क्यों इन्वेस्टिगेशन जल्दी नहीं कर पा रहे? 5.5 साल तक क्या आप उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पा रहे, या आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे, या फिर आप जो भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे? तो ये उस इंसान की गलती नहीं है, ये प्रोसीजरल डिलेज हैं जिसकी सजा हम नजीब को नहीं दे सकते। 2021 में ये वर्डिक्ट आई, राइट। अब ये वर्डिक्ट आई, इस वर्डिक्ट के बाद जो केरला के हाईकोर्ट से आई, इस वर्डिक्ट के बाद एक तरह से ये एक नॉर्म बन गया कि अगर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन होगा, डिलेड ट्रायल होगा, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर लोगों को बेल मिल जाएगी। फिर आया 5 जनवरी 2026 को उमर खालिद केस। यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। अब यहां पर बेसिकली ये 2 लोगों की कहानी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम। यहां पर 2 नाम लिखे हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम। अब सजा सिर्फ 2 लोगों को नहीं हुई, सजा हुई थी 7 लोगों को। केस दर्ज हुआ था 7 लोगों के खिलाफ। अब आप ये मत समझिएगा सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम यहां पर इन्वॉल्व हैं, इनके अलावा गुलफिशा, मीरान, शिफा, सलीम, शदाब, ये टोटल मिलाकर 7 लोग हुए जिनके अगेंस्ट केस दर्ज था। 2026 5 जनवरी इसी साल की जनवरी के अंदर बेसिकली नजीब केस को साइड करते हुए इन लोगों ने बेल की अपील डाली कि जिस तरह से नजीब को 5 साल से ज्यादा हो चुके थे, हमें भी बहुत लंबा समय हो चुका है, तो अगर हम उस बना पर अपना ये अर्जी दर्ज करवाएंगे बेल की, तो शायद हमें भी रिलीफ मिल जाएगा, हमें भी बेल मिल जाएगी। इन दैट केस एक 2 जज बेंच ने स्प्लिट आउटकम दिया, स्प्लिट डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि देखो, हालांकि सजा 7 लोगों को हुई है, बट इन 7 में से जिन 2 लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी उनको हम बेल नहीं देंगे। चाहे नजीब केस में 5-5.5 साल प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन के बाद बेल मिल गई हो, बट दैट इज नॉट द रूल। अगर हमारे हिसाब से टोटल 7 लोगों को सजा हुई थी, 7 लोगों में से प्राइमा फेसी एविडेंस जो एक्यूज्ड जो लोग हैं, इन 7 में से 2 के अगेंस्ट आई एम 100% कन्विंस्ड कि भाई इन्होंने तो गड़बड़ करी ही करी थी, तो इनको बेल नहीं मिलेगी। बट एट द सेम टाइम लुकिंग एट द रोल ऑफ गुलफिशा, मीरान, शिफा, सलीम, शदाब, हम इन 5 लोगों को बेल देने के लिए तैयार हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी इन्होंने बोला रेलेवेंट है, प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी को हम मना नहीं कर रहे। नजीब का जो केस है वो बढ़िया है, उसको बेस मानते हुए, हम उस चीज को समझते हुए हम ये बोल रहे हैं कि हम इन 5 लोगों को बेल दे देंगे क्योंकि इनकी प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी हो चुकी है। बट स्टिल यहां पर तो क्लियर एविडेंस है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से यहां पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को यहां पर बेल नहीं मिली एंड बाकी लोगों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दी गई है। फॉर उमर खालिद एंड शर्जील इमाम इट हेल्ड दैट देयर कंटिन्यूड डिटेंशन was not yet constitutionally impermissible. Despite long custody, this Article 21 did not override Section 43D. तो बोलते हैं कि बेसिकली ऐसा होता है कि राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी सब लोगों का है, बट राइट टू लिबर्टी को भी हम नजरअंदाज कर सकते हैं अगर सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 की बात है। अगर वो कोई क्राइम है, कोई टेररिज्म का कोई एंगल है, तो हम इस आर्टिकल को भी, राइट टू लिबर्टी को भी इग्नोर कर सकते हैं। उस चीज को यूज करते हुए उमर खालिद एंड शर्जील इमाम की दोनों की बेल यहां पर कैंसिल करी गई। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, राइट? इस चीज को बहुत आसानी से समझा जाता है। यूएपीए के अंडर यह चीज रिवर्स हो जाती है, मतलब बेल मिलना आसान नहीं है। बट जहां जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हो रहा है कि डिलेड प्रोसीजर चल रहे हैं, डिलेड कस्टडी है, प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी है, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट 2020, 21, 22, 23, 24, 25 काफी सारे ऐसे केसेस में धीरे धीरे जिन लोगों के अगेंस्ट उनको लगता है कि बहुत लंबा समय हो चुका है और ट्रायल पेंडिंग है, उनको बेल देना शुरू कर चुके हैं। 18 मई को एक और केस बड़ा इंपॉर्टेंट, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी, नार्को टेरर केस था एंड नार्को टेरर केस में हाईकोर्ट ने बेल को डिनाई कर दिया था। हाईकोर्ट ने बेल को डिनाई कर दिया था। अब हाईकोर्ट से ऑलरेडी डिनायल आ चुका था, केस चला गया किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। जब हाईकोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, जो बेल ऑलरेडी डिनाई हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने
अंद्राबी की अपील सुनी और इनको बेल दी। बेल किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर दी? बेल इस वजह से दी क्योंकि इन्होंने नोट किया कि लगभग 5 साल 11 महीने इनको ऑलरेडी हो चुके हैं कस्टडी में, ऑलरेडी इनकी सजा हो चुकी है। आज भी अगर इनका केस देखें तो 350 विटनेस आज भी पेंडिंग है, अभी भी शायद 5 साल और लग सकते हैं। तो अगर वेट करते रहेंगे तो इनका बेसिक राइट ऑफ लिबर्टी इंश्योर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को भी रिसेंटली बेल दी गई है। तो बेल के साथ साथ इन दैट केस ये भी बोला गया, बेंच ने ये भी बोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यूएपीए की अगर हम बात करें, यूएपीए पिछले 5, 7, 8 सालों से अपनी नेशन वाइड कन्विक्शन रेट अगर देखें तो उनकी सिर्फ 2 से 6% है, और वो भी अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो 1% के आसपास है। इन दैट केस हम सबको लंबे समय के लिए नहीं रख सकते, हेंस सैयद इफ्तिखार अंद्राबी वाज गिवन बेल। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार सेक्शन को ओवरराइड किया जा रहा है। यूएपीए का सेक्शन 43D को भी ओवरराइड करके ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दी जा रही है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 राइट ऑफ लिबर्टी या राइट टू लिबर्टी की ज्यादा यहां पर अहमियत दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 22 मई को सिमिलर केस सैफी तस्लीम इंटरिम बेल का केस था। इस इंटरिम बेल में दिल्ली राइट्स के अंदर 2020 के जो कॉन्स्पिरेसी केस था, उस केस के अंदर अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद ने बेल मांगी, और बेल मांगते हुए ये भी अपील डाली कि देखिए हमारा केस कितना लंबा चल रहा है, अभी तक हमें बेल नहीं मिली है। हालांकि हम पे यूएपीए लगा है, हमें मालूम है कि बेल मिलना आसान नहीं होगा, बट फिर भी इन्होंने अपील करी एंड अपील की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिलीफ दिया एंड 6 महीने की इनको बेल दी गई है। क्योंकि इंडिया का क्रिमिनल लॉ कैसे मानता है? बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बट यूएपीए जो यूजुअली उल्टा चलता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 43D, उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर रही है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको आप अपने मेंस के पेपर में कोट कर सकते हो और बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट यूएपीए के प्रोविजंस को देख रही है, इंटरप्रेट कर रही है। और एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पर्सनल लिबर्टी को कैसे बैलेंस किया जाए? क्या कोई और बेहतर तरीका होगा? आप लोग क्या समझते हैं कि इतने लंबी डिटेंशन क्या सही है? आप लोगों को क्या लगता है कि बेल मिलना सही है? अगर कोई इंसान टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको एट एनी पॉइंट बेल देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपके विचार क्या हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए जानने। तो अपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन करना। इन केसेस पे अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो वो भी डाउट्स पूछना, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।